नमस्कार दोस्तों, आप हैं हमारे चैनल पे इन्वेस्टमेंट विद एना। और आज मैं हूं आपका दोस्त अनुपम और आज हम सीखने वाले हैं एनपीएस के बारे में। तो क्या है एनपीएस? इससे शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के बारे में। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है और ये क्या है? डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है कि आपको प्रॉपर ये पता होना कि आपके गोल्स क्या है, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है और उस हिसाब से आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें। और उसे रेगुलर इन्वेस्ट करें फॉर द टर्म अप टू यूर हैविंग सम काइंड ऑफ इनकम फ्रॉम सम सोर्स। तो आप तब तक इन्वेस्ट करें, ये है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। और इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है हमें एनपीएस के लिए, क्योंकि एनपीएस का जो टर्म है वो दोस्तों 60 ईयर्स की एज तक जो आपकी है वो चलता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की स्किल रखते हो, आपको एक पूरा प्रॉपर आपको गोल पता है कि यार कुछ भी हो, जो एनपीएस का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उतना तो मैं इन्वेस्ट करूंगा ही। इसी के साथ शुरू करते हैं एनपीएस के बारे में और आगे हम जानेंगे इसकी अंदर की सतहों को। एनपीएस क्या है? एनपीएस है नेशनल पेंशन स्कीम। ये शुरू किया गया था 2004 में फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली, ताकि जो पेंशन हमें गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी उससे रिप्लेस करके एनपीएस के ही थ्रू उनको पेंशन रेगुलेट की जाए पीएफआरडीए के लाइक अंडर में। बट फिर उसके बाद 2009 में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि कोई भी 18 प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज और शी इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, वो इसमें इन्वेस्ट या अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसकी टर्म की बात की जाए दोस्तों, तो अगर आप पूरा इसका टर्म देखेंगे तो 60 ईयर्स ऑफ एज, अप टू ईयर 60 ईयर्स ऑफ एज आप इसका टर्म है। और इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहेंगे तो 70 ईयर्स की एज तक आप और एक्सटेंड कर सकते हैं। एनपीएस का पैसा जो है वो लगता कहाँ पे? ये लगता है मार्केट में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। इस तरह इसका पैसा आपका अलग अलग इन्वेस्ट किया जाता है। इसको आप एक म्यूचुअल फंड की तरह सोच सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके रिटायरमेंट फंड के ऊपर फोकस्ड है। जो इसकी मिनिमम अमाउंट है, जो आप में इसको मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो है दोस्तों 500 रुपीज। 500 रुपीज पर मंथ, यानी कि 6000 रुपीज आपको एनुअली इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें कितने भी बार कितने भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 500 रुपीज। और इसकी बात करें दोस्तों कि ये जो मार्केट वाली बात थी कि मार्केट में कहाँ लगता है पैसा, तो इसका मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूं कि इसके 4 कंपोनेंट्स हैं जहां पे इसका जो एनपीएस में आप पैसा डालते हैं वो लगता है। वो है इक्विटी, इक्विटीज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो दोस्तों ये जो इक्विटीज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, ये है हाई रिटर्न हाई रिस्क प्रोफाइल वाली चीज है कि इसमें आपको रिटर्न तो ज्यादा होगा लेकिन इसका रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मीडियम रिटर्न मीडियम रिस्क, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लो रिटर्न लो रिस्क। तो इस 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं जिसमें एनपीएस का जो भी आप फंड मैनेजर इसमें होते हैं, जो कि कुछ एलआईसी जैसे फंड मैनेजर्स हैं, कुछ एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एक्सिस फंड मैनेजर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, आप उनको चूज कर सकते हैं। आप को ये इसमें छूट है कि आप जो अपना फंड मैनेजर खुद चूज करें, जो आपका पैसा लगाएंगे। वो 4 इन कंपोनेंट्स में इनका जो परसेंटेज है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये एनपीएस को खास बनाती है कि आप इसमें अपना पैसा कहाँ लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, कौन लगाएगा, ये सारी छूट आपको देता है एनपीएस, जिसमें आप लगा सकते हैं अपना पैसा और अपनी एक एक्सपेक्टेड रिटर्न को सोच सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या क्या है। तो इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं एनपीएस में। एक है टायर 1 अकाउंट, एक है टायर 2 अकाउंट। तो क्या है टायर 1 टायर 2 अकाउंट? टायर 1 अकाउंट है द मेन अकाउंट जिसपे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों। इसी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे।
और टायर 2 क्या है? टायर 2 अकाउंट जो है उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है कि आपको 60 इयर्स ऑफ एज तक ही रहना पड़ेगा। आप इसको जस्ट एज अ रेगुलर म्यूचुअल फंड्स की तरह आप कभी भी इसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉ करना आपको पूरी छूट है। लेकिन टायर 2 अकाउंट आपका तभी बनेगा जब आपका टायर 1 अकाउंट होगा। सो टायर 2 अकाउंट इज काइंड ऑफ डिपेंडेंट अकाउंट ऑन टायर 1। ये रही बात टायर 1 टायर 2 अकाउंट की, जिसमें ऑब्वियसली आपको अगर एनपीएस में इन्वेस्ट करना है तो टायर 1 अकाउंट होना जरूरी है। अब आगे हम बात करते हैं इंटरेस्ट की दोस्तों। तो इंटरेस्ट की मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि मान लीजिए आपकी एज है 24 इयर्स। 24 इयर्स आपकी एज है और आपने डिसाइड किया कि आप 10,000 रुपीज पर मंथ बचा सकते हैं और उसको एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो 10,000 रुपीज पर मंथ आपने इन्वेस्ट करने की सोची अप टू योर 60 इयर्स ऑफ एज, दैट इज 36 इयर्स के लिए। सो दिस विल बी अराउंड 43 लैक्स। तो 43 लैक्स आपने पूरे अपने जीवन भर के टर्म में इन्वेस्ट किए एनपीएस में। तो उसका एक जो मैं आपको इसका एक एनपीएस कैलकुलेटर है आता है दोस्तों, मैं आपको लिंक पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो 43 लैक्स जो आप एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लें इसमें, और जो एवरेज अभी तक का रिटर्न मैं आपको कहूं तो इस 43 लैक्स में आपको एटलीस्ट 4 करोड़ मैच्योरिटी पे मिल सकता है। 4 करोड़ रुपीस मैच्योरिटी पे। अब बात करते हैं 4 करोड़ रुपीस आपको मिलेंगे कैसे। 4 करोड़ रुपीस आपको ऐसे मिलेंगे कि इसमें दो तरह की चीजें होती हैं जब वो मैच्योर हो जाता है। दो है इसमें, एक लमसम कंपोनेंट कि आप लमसम कितना पैसा निकालना चाहेंगे, और एन्युटी। तो लमसम में एक कैप है इसमें कि 60% आप लमसम अमाउंट ले सकते हैं जब आप कि ये मैच्योर हो जाए पीरियड। सो इसका 4 करोड़ का 60% यानी कि 2.4 करोड़ आपको मैच्योर अमाउंट, 60 इयर्स की एज हो गई आपकी, 2.4 करोड़ मिल जाए। 1.6 करोड़ है, 1.6 करोड़ आपका लग जाएगा एन्युटी में, यानी कि 40% का जो हिस्सा होगा, और ये मिनिमम 40% आपको डालना ही पड़ेगा। आप इससे ज्यादा भी एन्युटी में डाल सकते हैं। इस 1.6 करोड़ आपका वापस से एक एन्युटी प्रोवाइडर होते हैं, वो लोग आपका पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और उससे एक मंथली पेंशन आपकी शुरू हो जाएगी अप टू योर मैक्सिमम एज। So that's all about how the maturity and your profit will give up to you when it's mature. So obviously inflation proof की बात करते हैं अब दोस्तों कि inflation proof है या नहीं। तो सबसे बड़ी बात, जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप मान लीजिए कि अभी आप अराउंड 40 इयर्स के हैं और आपके पास अभी 20 इयर्स का समय है जिसमें आप एनपीएस में इन्वेस्टर रहना चाहते हैं, तो 20 इयर्स की जो एज होती है ना दोस्तों, 20 इयर्स का जो समय होता है, उस समय में आप देखिए कि एक तो वो कंपाउंडिंग है, तो ऑब्वियसली वी नो कि कंपाउंडिंग इज मैजिकल, एंड साथ ही साथ जो आपका पैसा है वो आप खुद रेगुलेट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इसमें ये भी कैप्स लगा देती है कि आप जो पैसा है, अगर आप मान लीजिए इसमें दो तरह की चॉइसेस होती हैं, एक है ऑटो और एक है आपका, ये है एक ऑटो चॉइस, और दूसरा है आपका एक्टिव चॉइस। तो ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस में क्या फर्क है दोस्तों? एक्टिव चॉइस में आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि यार इक्विटीज में मेरा पैसा इतना परसेंटेज लगना चाहिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में मेरा इतना पैसा लगना चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इतना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इतना। तो आप खुद परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें मेरा इतना पैसा लगेगा, उसमें मेरा इतना पैसा लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी सोच के रखा है कि अगर आप हाई रिटर्न के चक्कर में ज्यादा रिस्क लेने की सोच रहे हैं तो उससे आपके रिटायरमेंट जो कॉर्पस है उसको फर्क पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने एक कैप लगा रखी कि इक्विटीज में आप 75% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो कि सबसे ज्यादा रिस्की प्रोफाइल है उसमें आप 5% ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और ये इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है आपकी 50 इयर्स ऑफ एज के बाद और घटता जाएगा। आपका जो कैप है जैसे अभी 75% है वो और कम होता जाएगा, क्योंकि आपकी तब रिस्क लेने की प्रोफाइल
और कम होती जाएगी। तो ये हुई एक्टिव चॉइस, जिसमें आप खुद अपना परसेंटेज डिसाइड करते हैं। अब कुछ लोग होंगे कि उनको लगेगा कि यार इतना कौन दिमाग लगाए, सीधे सीधे मुझे ये बता दो कि यार मेरी इतनी ज्यादा रिस्क लेने की है तो मुझे ये वाला सिलेक्ट करना है, वो वाला सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या है दोस्तों, उसमें है कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और मॉडरेट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कंजर्वेटिव जिनकी अभी काफी 45 प्लस हैं, जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज कम है, वो है कंजर्वेटिव, जो अपना सिर्फ पैसा एक एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से ग्रो करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा इन्फ्लेशन प्रूफ हो, वो हो गया कंजर्वेटिव। एग्रेसिव जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, यंग है, जो अभी रिस्क कोई लाइबिलिटीज नहीं है, वो एग्रेसिव मोड में अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। और मॉडरेट जो थोड़ी लाइबिलिटीज है लेकिन फिर भी रिस्क प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मॉडरेट आप सिलेक्ट कीजिए। वो अपने हिसाब से परसेंटेज एलोकेट कर देंगे और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे परसेंटेज कम होता जाएगा। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। एंड एक्सटेंशन की हमने बात की दोस्तों, आप 70 ईयर्स की एज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके बारे में बात करते हैं प्री मैच्योर एग्जिट के बारे में। तो प्री मैच्योर अगर आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको 10 ईयर्स हो जाने चाहिए एनपीएस में इन्वेस्ट होते होते। एनपीएस में इन्वेस्ट करते करते तब आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें से प्री विड्रॉल करना है कुछ पैसे, तो उसके लिए आपको 3 ईयर्स तक इन्वेस्ट होना पड़ेगा। बट मैं इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर कोई बहुत ज्यादा उसमें, क्योंकि एक्चुअली आपको वैलिड रीजंस लगते हैं, लाइक डेथ ऑफ अ फैमिली पर्सन ऑफ और द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन इट, और लाइक मैरिज ऑफ योर चाइल्ड और सम हायर एजुकेशन, सो उसमें कुछ वैलिड रीजंस लगते हैं, तभी आप इसमें से प्री विड्रॉल कर सकते हैं। बट एज द टैक्सेशन थिंग इज गोइंग ऑन, सो इसके रूल जो है काफी इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो उसमें आपको फिर टैक्स की कुछ टैक्स भी देना पड़ सकता है। इसीलिए और उसके जो प्री मैच्योर एग्जिट है उसमें भी आपको टैक्स लग सकता है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इससे प्री मैच्योर एग्जिट करें। और माय बेस्ट एडवाइस वुड बी टू यू इज टू कीप इन्वेस्ट इन एनपीएस, बट be very firm with your decision that you will be invested in till 60 years of age. Either you invest maximum amount, like आपकी कैपेबिलिटी का सबसे मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करें, या तो इसका जो मिनिमम है 6,000 रुपीज पर ईयर उतना इन्वेस्ट करें। बट अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज 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 आप 60 इयर्स ऑफ एज का टारगेट लेके चलें कि 60 इयर्स ऑफ एज तक मुझे इसको कंटिन्यू करना है। मैं कुछ नहीं तो 6,000 रुपीज तो पक्का डालूंगा या डालूंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट एनपीएस। प्लीज like, subscribe and share our channel. Stay tuned to our video. Bye.